नमस्कार। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है और हमारे मध्यवर्ती विशाल मैदान को हम पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने इसका परिचय, लंबाई चौड़ाई, इसका प्रारूप, निर्माण की प्रक्रिया, विकास के क्रम थोड़ा कुछ समझने का प्रयास किया था। आज की जो हमारी सीरीज होगी हम इसमें आज की जो सीरीज होगी हमारी, हम उसमें इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हमने कहा था कि हम जब पढ़ेंगे विशाल मैदान को तो कुछ टॉपिक के थ्रू पढ़ेंगे। हमने कहा था कि आज हम इसके जो वर्गीकरण है उसको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले भावर। हम ये तो देखते हुए आए ही हैं कि हमारे हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है हिमालय से आई हुई जो नदियां हैं, हिमालय को काट करके और अपने साथ बड़ी मात्रा में जो अवसाद लेकर के आई। उन्होंने क्या किया, जो गर्त बना हुआ था या जो छिछली भूमि थी उसमें ला करके डिपॉजिट करना शुरू किया और आज भी अनवरत रूप से ऐसा जारी है। तो हम इसका एक डायग्राम टाइप में बना देते हैं। जैसे ये हमारा हिमालय है, हमारा हिमालय रीजन ये है। हिमालय से नदियां आ रही है, पानी लेकर के आ रही है बड़ी मात्रा में। हम बात कर रहे हैं भावर की। जो भावर मत समझ लेना, भावर हिंदी भाषा में भावर पैरों के लिए भी कहा जाता है, जो साथ फेरे खाते हैं उनको भावर भी कहा जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं भावर रीजन की। भावर रीजन वास्तविकता में क्या है, जैसे ये है हमारा हिमालय, तो हिमालय का जो फुटहिल्स रीजन है, फुटहिल्स या पदस्थली या हिमालय का जो ऐसा रीजन जहाँ पे हिमालय और समतल भूमि का मिलान होता हो, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि यहाँ से चढ़ाई चढ़ना शुरू हुई है, हिमालय की जो चढ़ाई है यहाँ से शुरू हुई है। तो जो पदस्थली वाला रीजन जो है, फुटहिल्स वाला जो रीजन है, उसको वहां से जब नदियां गुजरती हैं, नदियां जब ऊपर से आई तो अपने साथ बड़ी मात्रा में बड़े बड़े कंकर पत्थर और ये सब लेकर के आती है। तो पानी क्योंकि ऊपर से जब आता है फ्लो बहुत होता है, और जब फ्लो बहुत होता है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर को भी अपने साथ, पत्थरों को या और भी बड़े अवसाद को अपने साथ लाने में सक्षम होता है। लेकिन जब पानी का जैसे जैसे ढाल कम होगा वैसे वैसे फ्लो कम होगा और पानी के अवसाद ले जाने की जो क्षमता है उसमें भी कमी होगी। और जब उसमें कमी होगी तो जो बड़े अवसाद हैं वो क्या होता है, फुटहिल्स रीजन में जमा होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नदी उन बड़े बोल्डर्स को और जो बड़े अवसाद के रूप में जो पदार्थ उसके साथ में चल रहे हैं, चाहे वो बड़े पत्थर के टुकड़े हो, वो अब साथ जाना लगभग पॉसिबल नहीं होता। और क्यों पॉसिबल नहीं होता, यहाँ मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा भावर समझा देता कि हिमालय का पदस्थली वाला रीजन होता है जिनमें नदियां नीचे से बहती हैं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि क्यों भावर का निर्माण फुटहिल्स रीजन में हुआ। यहाँ से जब ये नदियां जाएंगी तो जो अपने साथ बड़े बड़े अवसाद लेकर के आई है, बोल्डर्स, पत्थरों के रूप में, उनको फुटहिल्स रीजन में वो यहाँ पे इस तरीके से अवसाद जमा हो जाता है। ये अवसाद बड़ी मात्रा में हिमालय के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा हिमालय इस तरीके से है। हिमालय के साथ साथ बिल्कुल यहां से लेके और यहां तक पूरा जो ये रीजन है इस तरीके से एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी हिमालय का जो फुटहिल्स रीजन है उसमें हिमालय के साथ साथ समानांतर बिल्कुल ये 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। और ये जो है पत्थरों से, बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थरों का समूह जो नदियों ने यहाँ पर ला करके इकट्ठा कर दिया। तो अधिकांश नदियां क्या होती है, जब ये जो रीजन आता है तो इसके नीचे, क्योंकि पत्थर बहुत सारे हैं, तो नदियों का जो जल है इस रीजन में इन पत्थरों के नीचे से बहता है। आपने अगर नदी वगैरह देखी हो कई बार, तो बहुत सारे जब पत्थर जमा होते हैं उनके नीचे से भी जल धाराएं निकलती रहती हैं। तो भावर प्रदेश में क्या है, अधिकांश नदियां जो होती हैं इन पत्थरों के नीचे से बहती हैं। इनके बहने की आवाज आती है, कई बार तो ये नदियां दिखाई भी नहीं देती, यानी कि जो नदियों का जल है, इतने पत्थर जमा है कि नदियों का जो जल है वो दिखाई नहीं देता, केवल जल के बहने की आवाज आती है। यानी कि ये जो प्रदेश है यहाँ पर नदियां लुप्त हो जाती हैं। लुप्त से हमारा मतलब दृष्टिगोचर नहीं होती, इन पत्थरों के नीचे से पानी बहता रहता है। और इस प्रदेश को हम क्या कह देते हैं, भावर प्रदेश। अगर हमसे पूछा जाए कि भावर प्रदेश क्या है, तो हिमालय की पदस्थली में, फुटहिल्स रीजन में
पत्थरों का नदियों के द्वारा लाए गए बड़े अवसादों के द्वारा कंकड़ और पत्थरों को, बड़े बड़े बोल्डर्स को जमा किया गया है, जिनमें नदियों का पानी इन पत्थरों के नीचे से बहता है। कुछ एक बड़ी नदियां ही हैं जिनका जल भूमि पर ऊपर आता है, अन्यथा अधिकांश जो नदियां हैं उनका जल इनके नीचे से बहता है। ये जो पूरा रीजन है हम इसको क्या कहते हैं, भावर रीजन। नदियों का जल इसमें लगभग पत्थरों के नीचे से बहता है। अब जैसे हमारा भावर रीजन जब खत्म हो गया, ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में हिमालय के फोर्टिल्स रीजन में पाया जाता है। जैसे ही हमारा भावर रीजन खत्म होगा, हमारा दूसरा तराई प्रदेश चालू हो जाता है। तराई प्रदेश इसी के साथ साथ जैसे ही भावर रीजन खत्म हुआ, अब पानी की मात्रा बहुत कम हो गई और जो हिमालय का ढाल था या पर्वत का जो ढाल था वो भी लगभग अब समाप्त हो चुका है। और जब ढाल समाप्त हो चुका है और नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं, तो होगा क्या, अवसाद ले जाने की मात्रा भी, मतलब अवसाद ले जाने की क्षमता इनमें बहुत कम हो गई। इसके अलावा बहुत समतल क्षेत्र होने के कारण क्या है, नदी का जो पानी है वो जैसे जो पहले एक स्ट्रीम से आ रहा था वो कई स्ट्रीम में बढ़ जाता है, यानी कि फैल करके जो पानी है वो बहता है। बहुत मंद ढाल होने की वजह से नदियों का पानी चारों तरफ बिखर के बहता है। और ये जो पूरा रीजन है 10 से 15 किलोमीटर भावर के और दक्षिण की ओर इसके समानांतर जो पट्टी रहेगी उसे हम कह देते हैं तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश की विशेषता क्या है, इसमें नदियों का जो जल है अब वापिस, जो नदी भावर प्रदेश में लुप्त हो गई थी पत्थरों के नीचे, अब वो वापस प्रकट कहाँ हो जाती हैं, तराई प्रदेश में आकर के। और तराई प्रदेश में आकर के ये नदियां वापस भूमि पर दृष्टिगोचर होती हैं और इनका जल चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इस पूरे रीजन में दलदली भूमि का विकास हो जाता है। पूरे रीजन में बहुत बड़ी बड़ी घास का विस्तार यहाँ पाया जाता है, जिनमें हाथी घास बहुत फेमस है, कहाँ मिलती है हाथी घास हमारे यहाँ, मतलब ऐसी घास जिसमें अगर हाथी भी खड़ा हो जाए तो हाथी दिखाई ना दे, इतनी ऊंची घास का विस्तार, इसलिए इसको नाम हाथी घास दिया गया है। और तराई से, तर से मतलब जो शब्द है, तर शब्द जो होता है वो वेट सिचुएशन को दिखाता है, यानी कि एकदम गीला, हम भी कहते हैं एकदम तर हो गया उससे संबंधित। तो तराई रीजन जो है ये दिखाता है कि यहाँ पर क्या है, बहुत अत्यधिक नमी रहती है, पानी फैला रहता है नदियों का, हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं जितनी भी, वो तराई रीजन का निर्माण करती है, पानी फैला रहता है और बहुत सारा दलदली प्रदेश, इसके अलावा बहुत ऊंची ऊंची घास का यहाँ पे विकास पाया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तराई रीजन की। पिछले कुछ समय में, अब चूंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की भी बात हो रही है, हम चीजों को साथ ही साथ लेते हुए चलें, एक समय था जब तराई रीजन बहुत अच्छे से डेवलप था, पूरे हिमालय के जो भावर प्रदेश है उसके साथ साथ। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन का लोड बढ़ा, भूमि की मांग बढ़ी, तो अब इस तराई रीजन को धीरे धीरे ये लगभग समाप्ति की कगार पे है। इसका बहुत ज्यादा ह्रास हुआ है और इसके अपने अपने क्योंकि हर क्षेत्र का अपना पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है, और जब हम उस क्षेत्र के उस क्षेत्र की पर्यावरण को जब हम बदलते हैं तो पूरी पारिस्थितिकी बदल जाती है। आज तराई प्रदेश का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी कहीं ना कहीं से अफेक्ट हुआ है। ये अभी का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि ये आगे मुद्दा आएगा हमारे सब्जेक्ट में, इसलिए हम इसको अभी पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो तराई रीजन में क्या है, आज लोगों ने भूमि विस्तार करते हुए इसमें खेती का विकास करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो सघन वनस्पति थी, इसको भी, चूंकि ये जो रीजन है तराई रीजन, यहाँ पर बड़ी मात्रा में पहले सघन वन थे, अब इनको काट करके साफ किया जा रहा है, खेती योग्य भूमि में इस क्षेत्र को बदला जा रहा है। लेकिन जो तराई क्षेत्र है उसकी सारी विशेषताओं को हमने भली भांति समझने का प्रयास कर लिया है। भावर फुटिल्स रीजन, पत्थरों के नीचे से नदियां बहती, नदियां लगभग लुप्त हो जाती हैं और वो नदियां वापस दिखाई कहाँ देती हैं, तराई रीजन में, जहाँ जल धाराएं फैल करके बहती हैं, दलदली भूमि का विकास हो जाता है और बहुत ऊंची घास और वनस्पति की अधिकता इस पूरे तराई रीजन में देखने को मिलती है। उम्मीद है जो हम पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट हमको डालेंगे, ये चीज हमारे समझ के परे है तो हम उसको और इजी करके समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम कुछ और इसके टाइप देख लेते हैं। खादर क्षेत्र क्या होते हैं? खादर वास्तविकता में नदियों के द्वारा लाए हुए जो अवसाद है, हिमालय से जो नदियां आ रही हैं
उनके अवसादों के समय के आधार पर या उसी क्रम में कि अगर अवसाद नया है तो उसे हम खादर कह देते हैं। यानी कि नदी अपने साथ जो अवसाद लाती है उससे जो मिट्टी जो बनती है उससे हम कह देते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ शब्द है उसमें जल महत्वपूर्ण है। जल अपने साथ बहा करके लेकर के आ रहा है अवसाद को, और उस अवसाद से जिस मृदा का निर्माण हो रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पे खादर जो है वो नई जलोढ़ मृदा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, विशाल मैदान के वे भाग जहां वर्षा का पानी या बाढ़ का पानी, वर्षा के पानी से हमारा मतलब नहीं है, वे क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है वहां पर खादर मृदा का या खादर क्षेत्रों का विकास है। खादर मतलब नई जलोढ़ मृदा का विकास है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो पानी अपने साथ जो अवसाद लाया है उसको भी वहां इकट्ठा करेगा। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे नई जलोढ़ मृदा का विकास हो उन्हें खादर क्षेत्र कह देते हैं। और इनका विकास कहाँ होता है, जब प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो रीजन है ये जनरली हमारे खादर प्रदेश में आता है, जहां हर साल पूरे बिहार में, इस साल भी हम देखें पूरे उत्तर भारत में बाढ़ का कहर रहा। विशेष रूप से बिहार जो है बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित रहता है, और जो मुख्य खादर भूमि का विस्तार है वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में, जो कुछ ऊंचे भूभाग है उनको छोड़ करके, जो कुछ हाई लैंड टोपोग्राफी उनको छोड़ करके खादर भूमि का विस्तार हमको देखने को मिलता है। खादर से मतलब नई जलोढ़ मृदा का विस्तार हमको देखने को मिलता है। और नई जलोढ़ कब होगी, जब वर्षा का जो बाढ़ का पानी है वो जब मैदानों में फैलेगा तो अपने साथ नई मृदा लेकर के आएगा। खादर बहुत उपजाऊ होती है, क्यों? क्योंकि नए अवसाद, बिल्कुल नए सेडिमेंट्स जमा होकर के आ रहे हैं तो उर्वरकता पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। दूसरी प्रकार का जो मृदा होती है वो बांगड़ भी बोल देते हैं, बांगर भूमि भी बोल देते हैं। बांगर से मतलब है हमारा पुरानी जलोढ़ मृदा के क्षेत्र। हमने एक चीज देखी कि हिमालय की जो नदियां हैं हमारी अपना मार्ग परिवर्तन करती रही है। तो वर्तमान में ऐसे क्षेत्र जहां पहले बाढ़ का पानी जहां तक पहुंचता था वहां पर क्या है, जलोढ़ मृदा का विकास तो वहां भी हुआ है, क्योंकि नदियां पहले बहती थी, उन्होंने वहां पर जलोढ़ मृदा का विकास कर दिया। लेकिन वर्तमान समय में काफी लंबे समय से बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो जो पुराने जलोढ़ मृदा के अवसाद है उनसे जो क्षेत्र बना है उसे हम क्या कह देते हैं, बांगड़ प्रदेश। पुरानी जलोढ़ मृदा जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता उसे हम कह देते हैं बांगर भूमि। अब अगर हम बांगर भूमि की बात करें तो बांगर भूमि भी हमारी दो प्रकार की होगी। इसको हम दो टाइप से पढ़ लेते हैं, एक तो बारिंद और एक भूर या भूर। हम बांगर प्रदेश को भी दो हिसाब से पढ़ते हैं। बांगर का साधारण क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मृदा के क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, जहां पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार है। निश्चित रूप से ये खादर की अपेक्षा जो बांगर प्रदेश है या बांगर भूमि जो है खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होगी। क्यों कम उपजाऊ होगी, क्योंकि यहाँ तो प्रतिवर्ष नई अवसाद जमा हो रहे हैं तो नई पोषकता मिलेगी। अब चूंकि ये अवसाद पुराने हैं और प्रतिवर्ष में कोई नया बल भी नहीं आ रहा, तो ये जो बांगर क्षेत्र होते हैं वो खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं। बारिंद की हम बात करें तो बारिंद ये कई बार पूछ लिया जाता है, बारिंद दोआब या बारिंद भूमि। तो ये जो गंगा नदी का प्राचीन डेल्टा जो है, ये गंगा नदी का प्राचीन डेल्टा वाला क्षेत्र कहां पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। गंगा नदी अपना पुराना डेल्टा बनाया, उसको छोड़ दिया। अभी वर्तमान में गंगा नदी का जो डेल्टा है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। जब हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र और इसी मैदान के बारे में जब आगे पढ़ेंगे, निचले गंगा का मैदान जब पढ़ेंगे तो इसको और समझने का प्रयास करेंगे। गंगा नदी का जो प्राचीन डेल्टा है पहले कहीं और था, फिर वहां से स्किप करके, वहां से छोड़ करके नदी की जो जल धाराएं हैं
अब नया डेल्टे का विकास हो रहा है और जो कि अभी भी विकासशील है। गंगा नदी का प्राचीन डेल्टा और उसका जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, हमारा वारिंग दोआ। भूर और भूर से हमारा तात्पर्य ये है कि गंगा और जमुना नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा जमुना नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, जो थोड़ी हाईलैंड टोपोग्राफी है, हम देखते हैं कि गंगा इस तरीके से और फिर यमुना इस तरीके से आकर के प्रयागराज में मिलती है। तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये हाईलैंड टोपोग्राफी थोड़ी बहुत, और अब यहाँ पर बहुत सारा क्षेत्र जो ये बीच वाला क्षेत्र है, इसमें भी गंगा जमुना दोआब है कि नदियों के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, यानी कि जैसे ये गंगा नदी बह रही है और ये यमुना, तो ये जो नदियां हैं इनके किनारे किनारे वाले रीजन में तो खागर का विस्तार मिलता है जैसे यहाँ, और ये जो बीच वाला क्षेत्र बच गया ये बांग्ला प्रदेश के रूप में बन जाता है, जिसे हम भूड़ कह देते हैं। भूड़ भी कह देते हैं, भूड़ भी कह देते हैं। एक टर्म और आती है रेह या कल्लर। ये क्या है? तो रेह और कल्लर से हमारा तात्पर्य है कि जब बांग्ला प्रदेशों में आज सिंचाई अत्यधिक की जाती है, और सिंचाई की अत्यधिकता के कारण क्या होता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो नमकीन पदार्थों की, साल्टी पदार्थों की परत बिछ जाती है, और ऐसी नमकीन भूमि को हम रेत या कल्लर कह देते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करें, कल से हम इसका जो क्षेत्रीय विभाजन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में जो कुछ रह गया होगा उसको भी हम कल पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।